हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं सी टेट के लिए जो सेट लेके आई हूँ वो प्रीवियस ईयर का बाल विकास का सेट है। तो आइए चलते हैं, इस सेट में क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2016 के। आइए चलते हैं। गाइस, ये प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने का मतलब यही होता है, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन, कई सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, रिपीटेड होते हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स में फिर से रिपीट करके यही क्वेश्चंस, कभी कभी तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चंस आ जाते हैं। आइए चलते हैं। लेव वाइगोस्की पहला क्वेश्चन है। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो यहाँ पर वाइगोस्की के अनुसार पूछा है। पहला है सहयोगी प्रोजेक्ट, दूसरा है मानवीकृत परीक्षण, तीसरा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न और चौथा है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट, यानी कि जो हेल्पिंग जो प्रोजेक्ट है वो हमारे यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। और प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, ये कहता है, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि पहला ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। सी ऑप्शन है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। डी ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें। दोस्तों, जब हम सीटेट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो गलत ऑप्शंस है, यानी यहाँ पर हम क्या करें, एलिमिनेशन रूल्स लगाएं। जो गलत ऑप्शन है उसको पहले कट कर लें, फिर उसके बाद जो सबसे सही आंसर वहाँ पर हो उसको टिक करें। एलिमिनेशन का रूल ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन है शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, तो यहाँ पर जो है आकलन हम नहीं करेंगे शिक्षण का, क्योंकि हमें शिक्षण के आकलन का कोई वो नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों को उनके अंकों, यहाँ पर अंकों की बात हम नहीं करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम, तो नियम भी नहीं बनाते हैं, ये भी गलत हो गया। तो इस रूल को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम एलिमिनेशन रूल कहते हैं, यानी जो गलत ऑप्शन है उनको पहले हम बाहर कर देते हैं, उसके बाद जो सही उत्तर होता है उसको हम यहाँ पर चिन्हित कर लेते हैं। तो इस तरह से जब ये रूल अपनाकर आप क्या करेंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपकी गलतियाँ होने की उम्मीद कम से कम होगी। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ये तरीका आप समझ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि पहला है इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। दूसरा ऑप्शन कहता है इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिले। थर्ड ऑप्शन है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो इन 3 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो क्या है कि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की उनको यानी प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि हमारा एनसीएफ से लिया गया क्वेश्चन है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है सत्तावादी, दूसरा ऑप्शन है अधिनायकीय, तीसरा ऑप्शन है अनुमति परक, चौथा ऑप्शन है सुविधा दाता। गाइस, यहाँ पर जो शिक्षक की मेन भूमिका है एनसीएफ में क्या है ये पूछा है। तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा वो होगा सुविधादाता के रूप में, क्योंकि शिक्षक क्या करता है कि कोई भी चीज़ को सॉरी गाइस,
सुविधा प्रदान करके वो ईजी उसको बनाता है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 कहता है, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, पहला ऑप्शन है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, का एकमात्र निर्धारक होती है, के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर होगा वो होगा महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। यानी अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या करती हैं, तो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ए वाला उत्तर यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है, तो पहला है एक काल्पनिक लक्ष्य है, दूसरा है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, सी ऑप्शन है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, डी ऑप्शन है शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो यहाँ पर जो 6 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो यही होगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। और प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, तो ये कहता है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन क्या है, तो ये हमें बताना है। इसके लिए पहला ऑप्शन है समावेशी कक्षा है, तो पहला ऑप्शन इसके लिए क्या है, गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है, ये स्वयं को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। दूसरा है सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। और डी ऑप्शन है गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाती है। तो यहाँ पर ये सब गलत होगा, क्योंकि जो समावेशी कक्षा होती है उसमें होता क्या है, तो उसमें होता ये है कि बच्चे जो है, ये मतलब जो दिया गया है स्टेटमेंट ये सही है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं अपने साथियों के साथ कौशल को सीखते हैं, यानी कि बहुत सारे विभिन्न तरीके के क्या करते हैं स्किल्स को वो सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पर बी वाला उत्तर जो है वो सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, ये कहता है सुनने में असमर्थ बच्चा, तो ये क्वेश्चन है, पहला है श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। दूसरा कहता है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। सी ऑप्शन कहता है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। डी ऑप्शन कहता है नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन रूल लगाते हैं तो बच्चों को उनके स्पेशल विद्यालय में भेजा जाए, ये तो गलत बात हो गई। दूसरा है कि उनको व्यावसायिक शिक्षा दी जाए अकादमिक के अलावा, ये भी गलत बात हो गई। और सी ऑप्शन क्या कहता है कि उनको उपयुक्त सुविधा और साधन दी जाए, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अगर उनको साधन और सुविधा दी जाएगी तो क्या करेंगे, वहाँ भी अच्छा कर सकते हैं नॉर्मल वाले विद्यालय में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन की बात आ गई, ये हम नहीं कर सकते बच्चों में। तो प्रश्न नंबर 8 का सी ऑप्शन यानी ये वाला उत्तर यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। और प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहला है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। दूसरा है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सी कहता है कि वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। डी कहता है वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना इत्यादि। प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है ए वाला, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं अब प्रश्न नंबर 10 की ओर।
प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। तो इसके लिए ऑप्शन है, पहला है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, दूसरा है ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, तीसरा है अपने अभ्यर्थियों यानी विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, डी ऑप्शन है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो कौन सा है? तो डी वाला है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित, यानी रियल लाइफ से उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, और ये कहता है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही है। तो कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, दूसरा बच्चे समस्या समाधान करता है, तीसरा बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, चौथा बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसमें कौन कौन से जो उत्तर हैं वो सही होंगे? प्रश्न नंबर 11 का बी उत्तर सही है। तो बी में क्या क्या सही है? पहला छोड़कर बाकी सारे सही हैं, यानी ये 3 सही हैं कि बच्चे समस्या समाधान करता, वैज्ञानिक शोधकर्ता और अन्वेषक, यानी ये 3 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 12 कहता है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? पहला है पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना चाहिए, दूसरा है याद करने के लिए विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, तीसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना, और डी ऑप्शन है जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करना। तो 12 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी वाला, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देंगे ताकि उन्हें तर्क शक्ति उनकी बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहन मिले। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? ये कहता है प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे अधिक प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो कहाँ सबसे ज़्यादा सीखेंगे ये बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है कि जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो और वे क्या करें, अनुभव कर सकें। तो दूसरा ऑप्शन कहता है जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हो, स्पष्ट आदेश दे कि क्या किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। सी ऑप्शन क्या है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र, ये तो अलग बात हो गई। जहाँ शिक्षक के सारे अधिगम में आगे हो और साथ ही साथ विद्यार्थी निष्क्रिय रहें, तो विद्यार्थी निष्क्रिय रहें तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि बच्चा क्या है, एक्टिव लर्निंग है, एक्टिव लर्नर है। अब क्या करते हैं, 13 का जो सबसे सही उत्तर होगा वो कहाँ होगा? तो वो ए ऑप्शन होगा, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वे अनुभव करें कि वे महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमारा 13 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये क्या कहता है? एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है? बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चला? तो पहला, बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती हैं, पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 14 के लिए वो हमारा सी वाला उत्तर सही होगा, यानी इसमें तीनों ही बातें सही होंगी, ये तीनों ही राइट होंगी, यानी सी ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर होगा, सी वाला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो पहला जो ऑप्शन है वो है, चलो इसे करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, इससे करने की कोशिश करो तुम,
सीख जाओगे। तो ये 4 ऑप्शंस में से 15 का जो सही उत्तर होगा तो ये होगा कि इसको करने की कोशिश करो, यानी करके सीखने का जो सिद्धांत है, करके सीखने का, लर्निंग बाय डूइंग का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक ने दिया था। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही उत्तर होगा, क्योंकि बच्चा जब खुद से करके देखेगा तो ही वो अच्छे से सीख पाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर, और ये कहता है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए एकांतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो पहला ऑप्शन है उनमें चिंता और डर पैदा करके, दूसरा है प्रतियोगात्मक परीक्षण से, तीसरा है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, डी ऑप्शन है उन्हें साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे कि टॉफ़ी। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद देकर, ये हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये कहता है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर पहला जो ऑप्शन कहता है वो कहता है सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दूसरा है रट कर याद करने के लिए, जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। तीसरा है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके, जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। डी ऑप्शन है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। तो प्रश्न नंबर 17 का जो ए वाला ऑप्शन है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं, और ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। पहला है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, दूसरा है शारीरिक दंड, तीसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, और डी वाला ऑप्शन है यहाँ पर प्रतियोगात्मक कक्षा। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सी ऑप्शन है, यानी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ये हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, और प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है, ये कहता है कि विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है, और इस विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो पहला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, दूसरा है भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, यहाँ पर का लिखा हुआ है। सी ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, डी ऑप्शन है ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। प्रश्न नंबर 19 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी सिर से पैर की ओर यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। ये कहता है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है जन्म पूर्व का समय, दूसरा है मध्य बचपन का समय, तीसरा है वयस्का अवस्था, चौथा है प्रारंभिक बचपन का समय। तो प्रश्न नंबर 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा डी वाला ऑप्शन, प्रारंभिक बचपन का समय, ये हमारा राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। ये कहता है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो क्या है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण, दूसरा है वृद्धि और विकास, तीसरा है स्वास्थ्य और परीक्षण, डी ऑप्शन है अनुशासन और पौष्टिकता। तो प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आनुवांशिकता और पर्यावरण। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, तीसरा ऑप्शन है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, चौथा ऑप्शन है परिवार और रिश्तेदार। प्रश्न नंबर 22 का जो सही उत्तर है वो है हमारा विद्यालय और पास पड़ोस, यानी सामाजिकरण का जो वाहक है तो बच्चा कहाँ से सीखेगा, तो समाज से ही और आस पड़ोस से ही वो सीखता है। प्रश्न नंबर 22 का बी ऑप्शन सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर, जो कि वाइगोस्की के सिद्धांत से लिया गया है।
प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। पहला ऑप्शन है संतुलन, दूसरा है सामाजिक अन्योन्यक्रिया, तीसरा ऑप्शन है मानसिक प्रारूपों स्कीमाज का समायोजन, थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। तो इन चार ऑप्शंस में से प्रश्न नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, यानी समाज से जोड़ने की बात लेव वाइगोस्की साहब ने की थी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 24 कहता है कि किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए दंड आदि आज्ञाकारिता अनुकूलन, दूसरा है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, डी ऑप्शन है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो प्रश्न नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर क्या करेंगे? गर्व करेंगे, यानी कि आप अच्छी लड़की और अच्छे लड़का का जो नियम है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 25 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, दूसरा ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, तीसरा ऑप्शन है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, चौथा ऑप्शन है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। तो इन चार ऑप्शंस में से जो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर है वो है हमारा ए वाला उत्तर, यानी शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। प्रश्न नंबर 25 का ये वाला उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर चलते हैं और प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है? तो वो कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, दूसरा है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, थर्ड ऑप्शन है सामीकरण के संशोधन के रूप में, डी ऑप्शन है समावेशन और समायोजन के रूप में। तो इन चार ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 26 के लिए तो वो है हमारा डी वाला ऑप्शन, यानी समावेशन और समायोजन। ये दोनों ही यानी एसिमिलेशन ये हो गया हमारा समायोजन। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। प्रश्न नंबर 27 है प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव लर्निंग से लिया गया क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो पहला ऑप्शन है खोज को प्रोत्साहन देता है, दूसरा है नियामक है, तीसरा है समावेशन को हतोत्साहित करता है, चौथा ऑप्शन है आवृत्ति को बढ़ाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की व्यवस्था एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराता है, तो ये बताना है प्रोग्रेसिव लर्निंग में जो वातावरण निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ए वाला ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर खोज को यानी कि डिस्कवरी को इन्वेंशन को यहाँ पर बढ़ावा मिलता है, खोज को बढ़ावा मिलता है। बात करते हैं नेक्स्ट, तो गार्डनर की बहुविधि सिद्धांत से लिया गया क्वेश्चन है। तो इन्होंने क्या कहा, हार्वर्ड गार्डनर का बहुविधि सिद्धांत सुझाता है। तो ये क्या बताता है? पहला ऑप्शन है हर बच्चे को प्रत्येक विषय में 8 भिन्न तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। दूसरा ऑप्शन कहता है
कि बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि यानी IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। सी ऑप्शन है, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। डी ऑप्शन है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो प्रश्न नंबर 28 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सी वाला ऑप्शन कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि की एक रूपरेखा क्या करे, तैयार करके इसको ग्रहण करे। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है, ये कहता है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। दूसरा कहता है, पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा के अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। सी कहता है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे। लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे। डी ऑप्शन कहता है, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे सही उत्तर है वो हमारा बी वाला ऑप्शन है। वो क्या कहता है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहेंगे और वाइगोस्की इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे कि इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में वो करेगा। तो यहाँ पर बी वाला उत्तर सही है। चलते हैं इस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये कहता है लिंग है तो क्या है। तो पहला है जैविक सत्ता, दूसरा है शारीरिक संरचना, तीसरा है सहज गुण और चौथा है सामाजिक संरचना। तो प्रश्न नंबर 30 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सामाजिक संरचना। तो ये डी वाला उत्तर यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि हमारा बाल विकास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।